active versus passive, which is a better approach in small caps? Instead of having the whole index, if we are able to select the right names, have the right weightage, manage the risk, there is a potential to do better. And that is why we believe an active fund makes a lot of sense. Funds का PE कैसे निकलता है, क्या होता है, अपने इस फंड का क्या PE? देखिए अभी we are looking at FY27 basis पे and around 21-22 PE broadly. Historically अल्फा जनरेट कर पाए हैं स्मॉल कैप के अंदर लोग? 20 से 25% का जो मंथली इनफ्लो म्यूचुअल फंड्स में आता है वो स्मॉल कैप स्पेस में आता है. रिस्की है बट फिर रिवॉर्डिंग भी है. इसके अलावा व्हाई शुड एनीवन चूज स्मॉल कैप? जो नए सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के उसका रिप्रेजेंटेशन स्मॉल कैप इंडेक्स में कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू निफ्टी. विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. Another day, another podcast on धन. You're with me, अंश आर हिरन. और आज हमारे साथ फिर से एक और नया पॉडकास्ट है, लेकिन थोड़ा नया फॉर्मेट है. और इस नए फॉर्मेट के अंदर हमारे पास जो गेस्ट हैं वो भी काफी ज्यादा स्पेशल हैं. सो प्लीज वेलकम मिस्टर वरुण गोयल. हाय सर, वेलकम टू द धन पॉडकास्ट. फॉर हैविंग मी अंश. अब अगर आप वरुण सर को नहीं जानते तो वरुण सर इज द सीनियर फंड मैनेजर एट मिराई AMC and with over 18 years of experience in the market handling multiple assets and आज हमारे साथ ही आए हैं to discuss the small cap funds of Mirai. Hi sir, बहुत मजा आने वाला है आज पूरे पॉडकास्ट के अंदर. काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे. ऑफ कोर्स जो मिराई का जो स्मॉल कैप फंड है उसके बारे में तो हम डिटेल में ब्रेक डाउन करने ही वाले हैं. साथ ही साथ आपके 18 सालों के मार्केट एक्सपीरियंस से क्या क्या चीजें हम निकाल सकते हैं उसकी भी पूरी कोशिश करेंगे. एंड आपको थोड़ी सी ट्रीट देने की भी हम कोशिश करेंगे विद सम गुड फूड. थैंक यू सो मच, लुक फॉरवर्ड. तो यूजुअली व्हेन आई स्टार्ट द पॉडकास्ट आई यूजुअली स्टार्ट इट विद अ व्हाई क्वेश्चन. ओके, आप हैंडल करते हैं स्मॉल कैप फंड मिराई का, जो कि अभी जिसका NFO आई थिंक जनवरी के अंदर ही आया था, कुछ 5-5.5 महीने पहले जी. फंड के बारे में बाद में बात करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल कैप के बारे में. राइट, व्हाई स्मॉल कैप? दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन. क्योंकि ऑफ कोर्स एक चीज आती है कि रिस्की है बट फिर रिवॉर्डिंग भी है. बट इसके अलावा व्हाई शुड एनीवन चूज स्मॉल कैप? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम क्वेश्चन जिसे कहते हैं कि किसी भी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, किसी भी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में स्मॉल कैप का अपने में आप में एक बहुत बड़ा रोल है. मैं आपको कुछ नंबर्स के साथ ये बताने की कोशिश करता हूँ. तो अगर आप पिछले 20 साल की हिस्ट्री देखें इंडियन स्टॉक मार्केट्स की और स्पेशली स्मॉल कैप स्पेस की, तो हमारे दो बेंचमार्क हैं इस स्पेस में, स्मॉल कैप 100, स्मॉल कैप 250. ये दोनों लगभग 2004-2005 से एग्जिस्टेंस में हैं. Okay. तो ये दोनों बेंचमार्क्स ने पिछले 20 साल में करीब 16.5-17% IRR रिटर्न डिलीवर किया है. तो अगर आप देखिए निफ्टी का 30 ईयर का जो एवरेज है ये करीब 11-12% है. Okay. और स्मॉल कैप इंडेक्स, ये जो इंडेक्स मैंने आपको बताया, उनका करीब 16.5-17% के आसपास का IRR है. Okay. है ना. तो ये आप देखिए कि फ्रॉम अ कंपाउंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 20 साल में अगर आप किसी चीज को 17% पे कंपाउंड करते हैं तो वो 23 टाइम्स हो जाती है. करेक्ट. और अगर आप किसी चीज को 12% से कंपाउंड करते हैं तो वो 9.5 टाइम होती है. तो विच मीन्स अगर आप रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं, अगर आप घर अपग्रेड करने के लिए सेव कर रहे हैं, अगर आप बच्चों की शादी या पढ़ाई के लिए सेव कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है, आई बिलीव वेरी स्ट्रांगली अबाउट इट, कि स्मॉल कैप एलोकेशन हर इन्वेस्टर के पास होना ही चाहिए. और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया की फास्टर ग्रोइंग कंपनीज, छोटी कंपनीज जिसमें पोटेंशियल है, वो इस इंडेक्स का पार्ट है या ये उस स्पेस का पार्ट है. तो जाहिर है कि वहां पे ग्रोथ ज्यादा हो सकता है. तो भले ही रिस्क है, रिस्क बिल्कुल है. जैसे कि नो आपने, आई एम श्योर यू हैव सीन स्पाइडरमैन, राइट? तो स्पाइडरमैन के लिए क्या बोलते हैं? विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो मैं ऑन अ लाइटर वेन आई बिलीव कि स्मॉल कैप में विद द पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न कम्स अ पोटेंशियल फॉर हायर रिस्क, राइट? तो कोई भी चीज जैसे बोलते हैं देयर नो फ्री लंचेस इन लाइफ. करेक्ट. तो स्मॉल कैप comes with the potential for higher return, but it comes with the potential for larger drawdowns, larger volatility, जिसको हमें स्ट्राइड में लेके चलना है, जिस वोलेटिलिटी को हमें अपना दोस्त बनाना है ना. तो वो अगर हम करके चलें तो और 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का व्यू लें तो स्मॉल कैप अपने आप में एक फैंटास्टिक एसेट क्लास है. इनफैक्ट इंडिया में बहुत सारे स्मॉल कैप फंड हैं और बहुत सारे अच्छे स्मॉल कैप फंड मैनेजर्स हैं जिन्होंने स्मॉल कैप स्पेस में इंडेक्स को तो आउट परफॉर्म किया ही है, उस पर 2, 3, 4, 5% ऐड करके पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल में डिलीवर किया है. विच मीन्स इंडियन स्मॉल कैप एक दुनिया का ऐसा एसेट क्लास है जो आपको हाई डबल डिजिट कंपाउंडिंग
5, 10, 15 साल से डिलीवर कर रहा है। और दुनिया में बहुत कम ऐसे एसेट क्लास होंगे, ट्रस्ट में, जो आपको 20% 20 साल तक डिलीवर करें। तो ये पोटेंशियल है। अब आप उस पोटेंशियल को रियलाइज कर पाते हैं कि नहीं, वो ऑफ कोर्स इट्स अ मैटर ऑफ हाउ वेल यू रन द फंड, बट आई बिलीव इट्स अ वेरी एक्साइटिंग स्पेस. It's the you can say one of the best asset classes from my perspective. Of course, it comes with more return. The moment you enter a small cap, आपको मान के चलना चाहिए कि 30% का कहीं ना कहीं ड्रॉडाउन मिलेगा. अगर आप वो मान के चलेंगे, उस ड्रॉडाउन को अपना दोस्त बनाएंगे, तो आई बिलीव इट कैन बी अ ग्रेट कंपाउंडिंग स्टोरी. बट साहब ने कहा इट इज एन एक्साइटिंग स्पेस, बट सर वो एक्साइटमेंट के चक्कर में ही तो फिर दिक्कत आती है. हाँ, तो इसमें आपको क्या करना है, दो बहुत बड़े कैविएट्स हैं. जैसे मैंने बोला, विद द पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न कम्स द पोटेंशियल फॉर हाई वोलेटिलिटी. करेक्ट. तो पहली बात तो, अगर आपका 5 साल से कम का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो प्लीज इसमें आप इन्वेस्ट मत करिए. ओके. और इसका मैं कारण भी आपको बताता हूं. क्योंकि स्मॉल कैप क्या होता है बाय नेचर, बिकॉज ये कंपनीज छोटी हैं, स्मॉल, राइट, सो देयर बिजनेसेस कैन बी लिटिल मोर वोलेटाइल. दे कैन बी मोर affected by interest rate risk, commodity price risk, geopolitical risk. They have relatively lower pricing power as compared to some of their larger sets. इसीलिए volatility ज्यादा हो सकती है, लेकिन जैसे मैंने बोला, रिटर्न का पोटेंशियल भी ज्यादा है. दूसरा चीज, अगर आप कोई भी इन्वेस्टर जो करता है वो आज असेट एलोकेशन करता है. अगर मेरे पास, मुझे पैसे की जरूरत 6 महीने या साल भर के बाद पड़ने वाली है, तो मैं बेटर है कि मैं लिक्विड फंड में या ओवरनाइट फंड में या फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करूं. Correct. अगर मेरा 1 साल से 4 साल 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स बेस्ट है, क्योंकि मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न प्रोफाइल के साथ आते हैं. स्मॉल कैप में जब आप आ रहे हैं, तो मान के चलिए कि ये वो पैसा है जिसकी मुझे 5 साल तक जरूरत नहीं पड़ने वाली है. इस पैसे को मैं अगले 5 साल तक टच नहीं करूंगा. और रियल कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप उसको मिनिमम 5 साल के होराइजन पे इन्वेस्ट करेंगे. तो ये आपको कैविएट, एक, आपको वोलेटिलिटी ज्यादा मिलने वाली है. दूसरा, आपको मिनिमम 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखना है. अगर ये दोनों चीजों के साथ आप आते हैं, तो आई एम श्योर यू कैन मैनेज द रिस्क. अब आपने जो 17% रिटर्न मुझे बताया कि IRR 17% बेसिस पे दिया है, तो ये तो हमें तब मिलेगा जब हम पैसिव इंडेक्स का जो मैं पैसिव इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तब जाके. और अगर पैसिव इन्वेस्टमेंट से हमें 17% रिटर्न मिल रहा है, तो आपका फंड तो एक्टिवली मैनेज्ड है, राइट? यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द बेस्ट स्टॉक्स, ठीक है, एंड ट्राइंग टू बीट द बेंचमार्क, बट 17% इज नॉट बैड एट ऑल. करेक्ट. जैसे कि आपने कहा कि 23 टाइम्स रिटर्न इन 20 years, इट्स अ ग्रेट रिटर्न. तो एक्टिव वर्सेस पैसिव, व्हिच इज अ बेटर अप्रोच इन स्मॉल कैप्स आपके अकॉर्डिंग? आई कम फ्रॉम मेरे एसेट. हमारा एक ETF भी है स्मॉल कैप स्पेस में. फॉर दोज इन्वेस्टर्स जो कि बहुत सिंपल प्रोडक्ट चाहते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव चाहते हैं, एंड दे आर हैप्पी विद द इंडेक्स रिटर्न. ये मैंने जो आपको 16.5-17% का रिटर्न है, ये इंडेक्स का रिटर्न है ना, IRR बेसिस पे. तो दैट इज ऑल्सो, लाइक यू सेड, अ वेरी गुड रिटर्न. और इंडिया में आज जिस स्टेट पे हमारी इकोनॉमी है, जिस स्टेट पे हमारी फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री है, हमने देखा कि कितने सारे फंड्स हैं जिन्होंने अल्फा ऐड करके रिटर्न डिलीवर किया पिछले 5, 10, 15 साल में. एंड नॉट जस्ट इन स्मॉल कैप स्पेस, small cap, mid cap, large and mid cap categories. So Indian asset management industry, I would think, has done a fairly good job in adding alpha at an aggregate basis. तो हमें ये लगता है स्टॉक पिकिंग करके, है ना, जैसे इंडेक्स में 250 स्टॉक है, निफ्टी स्मॉल कैप 250. करेक्ट. अगर हम कुछ सेलेक्ट करके स्टॉक्स, instead of having the whole index, if we are able to select the right names, have the right weightage, manage the risk, there is a potential to do better, right? And that is why we believe an active fund makes a lot of sense. Especially in the small cap space, because यहाँ पे अगर आपका stock selection right है, अगर आपका weight right है, then you can add a lot of alpha. Of course, it always also comes with the risk. You can also do worse than the benchmark, of course, if you get it wrong. But if you see, there are so many funds, who have done a lot better than the benchmark. अगर आप पिछले 5 साल का एग्जाम्पल लें, तो there are so many funds which have done a lot better. और जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि 20 साल के टाइम पीरियड में 4-5 साल का एडिशनल रिटर्न ही will make a difference between 9.5 से 23 in terms of compounding. 12% compounding 20 साल में आपको 9.5 times हो रहा है. करेक्ट. और आपका 17% compounding आपका 23 टाइम हो रहा है. तो 3-4-5% का एडिशनल अल्फा over a 5, 10, 15 year period can make a meaningful difference over the eventual outcome. That is the magic of compounding, right? Absolutely. तो इसीलिए अगर आप कोशिश करेंगे with good fund management, good stock picking, the endeavor is obviously that
कि अगर आप अल्फा ऐड कर पाए ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस, इट कैन ऐड वैल्यू टू द इन्वेस्टर्स लाइफ. ओके. एंड हिस्टोरिकली अल्फा जनरेट कर पाए हैं स्मॉल कैप के अंदर लोग? बिल्कुल, बहुत सारे फंड्स हैं. इनफैक्ट इंडिया इज ब्लेस्ड विद सो मेनी गुड फंड मैनेजर्स, you know, and we take inspiration. There's so many big names, and I don't need to, you know, mention anybody. There's so many funds which have done phenomenally well over last 5, 10, 15 years, and therefore we believe, you know, this is something very very doable. The only reason I ask this because 17% का return is all, like if you see benchmark, when Nifty 50 benchmark is giving you 13-14% average return, 12 भी बोलते हैं बहुत सारे 12, लोग, yeah. 12 एवरेज रिटर्न, तो 17 तो उसके अंदर ऑलरेडी एक अल्फा है. बिल्कुल है. और बहुत अच्छे अच्छे एक्टिव फंड्स जो है वो निफ्टी के या लार्ज कैप के एक्टिव फंड 70% नहीं दे पाते, राइट? जबकि आपको अगर इंडेक्स के अंदर मिल रहा है तो ऑफ कोर्स इसके अंदर फिर आपकी कॉस्टिंग भी कम होती है, राइट? दैट्स व्हाई देखिए, वो आप जो कह रहे हैं वो एक्टिव वर्सेस पैसिव का डिबेट है. तो एक्टिव ऑफ लार्ज कैप वर्सेस पैसिव ऑफ स्मॉल कैप. सो देखिए, अगर जैसे मैंने बोला, देयर इज अ नीड फॉर एवरी प्रोडक्ट. दैट इज व्हाई यू सी ऑल द प्रोडक्ट्स एग्जिस्टिंग. इवन अस एज मेरे एसेट, वी हैव ऑल प्रोडक्ट्स. फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु आर लुकिंग फॉर सिंपल प्रोडक्ट्स, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स, वी हैव अ फुल रेंज ऑफ ईटीएफ प्रोडक्ट्स, है ना. लेकिन एक्टिव फंड्स की भी अपनी एक जगह है. और जैसा कि आपने देखा कि अभी ये जून मंथ का जो डेटा आया है ना, हमारा का जो दिस अ वेरी गुड इनफ्लो डेटा, वो इनफ्लो में 4,000 करोड़ was the sales of small cap fund in the month of June itself. This is 20 से 25% का जो monthly inflow म्यूचुअल फंड्स में आता है वो स्मॉल कैप स्पेस में आता है. तो इट्स अ वेरी popular space. Why is it so popular? Because historically people have seen it has added value to their portfolio. ठीक है. सो एक्टिव एंड पैसिव के बीच का ये डिफरेंस हो सकता है, एंड आपके जिस हिसाब का रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क एपेटाइट और रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन है, यू कैन चूज द राइट फंड फॉर यू, करेक्ट? माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is your strategy to select those gems, you know, which can actually beat the benchmark? Like, is this a top down approach, is this a bottom up approach? What is your strategy? How do you find those stocks? That's what I want. Yeah, it's a combination of both top down and bottom up. इसमें जैसे कि आप कौन से सेक्टर्स और थीम्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो आप उसका 3 साल 5 साल का व्यू लेते हो. There should be good runway for growth. Then within those sectors and themes, and then you identify those names, those companies which have a few things going for them. One, they have some competitive advantage over their competitors. They have something which is making them better, either technology or a great distribution or the lowest cost, something like that, which adds value to the business. Dusra, we look at what is their historical cost of capital, cost of equity. Okay. And are they able to consistently beat that? So जो return on equity, return on capital employed आप देखते हैं, तो वो 15% के ऊपर पिछले 5 साल में था क्या, या आगे अगले 2, 3, 4 साल में रहेगा. तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया इज अ ग्रोथ मार्केट. मेरा ऐसा मानना है कि अर्निंग्स ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो आपको ये देखना है कि वो अर्निंग्स ग्रोथ 15, 20, 25% अगले 3, 4, 5 साल रह सकता है क्या. ऑफ कोर्स यू कैन नेवर बी श्योर, यू कैन ओनली मेक अ एजुकेटेड एस्टिमेट, बट you try and arrive at the best estimate कि अगले 2 साल 3 साल क्या मेरा profit growth में expectation है. And then most importantly you have to see that the company is run in a ethical way. There is no corporate governance issue. There is you can say no over leverage in terms of balance sheet. There is no over leverage at the shareholder level. There are no accounting malpractices. There is a good track record of rewarding minority shareholders. These are some of the parameters that you try and evaluate बिफोर यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी. जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कि जब आप स्मॉल कैप स्पेस में रहते हैं, यू गेट टू मीट सो मेनी डायनेमिक एंटरप्रेन्योर्स, यू नो, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स. दे आर रियली हंग्री, फोकस्ड. They want to, you know, and when you sit with them, understand their story, you know, this is how we started, this is now what we are doing. Correct. And we live in a very dynamic, globalized world. तो आज जो कंपनीज हैं हमारी, वो कई लोगों को compete करके, बीट करके फिर इस मुकाम पे पहुंची हैं. तो इट्स ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देम हाउ दे, यू नो, केम हियर. करेक्ट. सो आई लव दैट पार्ट ऑफ माय जॉब, you know, when you get to meet all these really dynamic people and take, and at the end of the day it's a bet on them as much as it is about on the business. Yeah, like they always say it's, we are not putting money on business, we are putting money on the person, on the team or the person. Yeah, so that's very very important. मुझे एक चीज हमेशा जाननी थी सर कि
हमें अगर वैल्यूएशन पता करनी है उसके लिए हमारे पास प्रॉपर रेशियोज हैं, डेटा होता है, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते सब कुछ। जी अगर हमें प्रॉफिट्स वगैरह जानने हैं, अलग अलग मार्जिन्स जानने हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के प्रिडिक्शन लगाने हैं, सबके लिए हमारे पास डेटा होता है, बैलेंस शीट के अंदर होता है, इंडस्ट्री से हम कंपेयर कर लेते हैं, सब कुछ के सिस्टम्स है, प्रोसेसेस है, किसी जी के अलग होते हैं, किसी के अलग होते हैं, बट आप सीख सकते हो उनको। बिल्कुल एक चीज जिसको ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी देते हैं, बट उसका कोई एक रिटन क्राइटेरिया नहीं है, वो है जजिंग द फाउंडर्स या हम्म जजिंग द प्रमोटर्स, हम्म कि प्रमोटर क्वालिटी कैसी है, बिल्कुल प्रमोटर की क्वालिटी कैसी है, मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है। अब लार्ज कैप के अंदर और बड़ी कंपनीज के अंदर तो ये भी समझ में आता है कि ओके, इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जी ये आदमी 25 साल से 40 साल से इस बिजनेस में है, इन्होंने इतने बिजनेस बनाए हैं। तो स्मॉल कैप के अंदर जब कंपनीज ही बहुत नहीं होती है, हम्म और बहुत सारी, तो आपने कहा कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं बहुत सारे, हम्म। उनमें हम कैसे जज करते हैं कि इफ द मैनेजमेंट क्वालिटी इज गुड और नॉट? हाँ देखिए इसमें ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है और मेरा मानना है ये 0-1 होता है, एथिक्स इज नोवेयर इन बिटवीन अच्छा। राइट। हाँ तो आप वो इट्स अ मल्टीप्लिकेशन आइदर बाय 1 और बाय 0, ओके। तो यू हैव टू टेक दैट काइंड ऑफ अ कॉल। कई बार क्या होता है, कई बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा हाई ग्रोथ है, लेकिन आपको लगता है यार आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस पार्ट, देन बेटर टू स्किप, है ना। और ये आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो आई कैन टेल यू इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे यू आर इवैल्यूएटिंग, जजिंग somebody, some a group of people। तो मेरा अपने कुछ, क्योंकि आई बीन इन द मार्केट 18 years, तो नॉर्मली क्या करते हो आप, एक बार कंपनी से मिलते हो तो आप फर्स्ट टाइम पे कभी, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो सकता है बहुत अच्छा लगे, लेकिन फिर देन टिपिकली ऐसे कि एक क्वार्टर अभी इन्होंने क्या बोला था, अब नेक्स्ट क्वार्टर मिलेंगे, तो 3 महीने के गैप में कंपनी ने कुछ तो किया होगा, कुछ ये क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, उसको एवेल्युएट करेंगे, फिर दूसरे क्वार्टर में मिलेंगे। फिर तो आप कई बार, अगर आप उस कंपनी के लिए बिल्कुल नए हैं, आपने बिल्कुल नया नया उस कंपनी को एवेल्युएट करना शुरू किया है, तो आप कोशिश कीजिए 3-4 बार मिलिए, 6 महीने, 9 महीने, साल भर तक आप उसको ना, कोर्टशिप है तो आप उसको एक्सप्लोर करिए करेक्ट। और देखिए कि कंपनी क्या कह रही है और क्या कर रही है, उसमें गैप है कि थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, क्योंकि कोई भी चीज सीधी लाइन में नहीं चलती, लेकिन वो कुछ कह रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, तो उसमें फिर आपको पता चलता है कि या तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में कमी है या फिर कंपनी अलग ट्रैक पे है, तो आपको वहां पे एक कॉल लेना है। और कई बार स्मॉल कैप स्पेस में कई कंपनीज हैं जो अपने सेक्टर की निश टॉप कंपनी है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इंडिया की सबसे बड़ी डायग्नोस्टिक लैब कंपनी अपने एरिया में इंडिया में नंबर 1 है, 50 साल से एग्जिस्टेंस में है, लेकिन है स्मॉल कैप क्योंकि निश छोटा है। इंडिया की Correct. सबसे बड़ी सैनिटरी वेयर कंपनी 100 साल से एग्जिस्टेंस में है, लेकिन स्मॉल कैप है। इंडिया की सबसे बड़ी प्लाईवुड कंपनी, वो भी। तो कई सारे लोग हैं जो कि 50 साल से 100 साल से बिजनेस में हैं, जनरेशन बाय जनरेशन कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो एक छोटे निश में है तो इसलिए वो स्मॉल कैप है। तो यू हैव अ मिक्स काइंड ऑफ थिंग। मतलब कभी भी कोई एक रिटन क्राइटेरिया नहीं है, एक सेट फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि आपके पास एज पर द एम्फी डेफिनेशन 1 to 100 इज लार्ज कैप, टॉप 100 कंपनीज आर लार्ज कैप, 101 to 250 इज मिड कैप, एंड 251 के नीचे सब स्मॉल कैप है। तो आप एक कंपनी, और ये मोटा मोटा जो नई क्लासिफिकेशन आई है अभी पिछले हफ्ते, उसके हिसाब से 29,000 करोड़ एंड बिलो इज स्मॉल कैप। तो आप सोचिए कि कोई कंपनी अगर 29,000 करोड़ की मार्केट कैप है, मतलब मोटा मोटा 30,000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो उसका 1,000 करोड़ का प्रॉफिट है। करेक्ट। 1,000 करोड़ का प्रॉफिट कोई छोटी मोटी रातों रात बनी हुई कंपनी का नहीं होगा, राइट। तो मतलब आई एम सेइंग इट कुड बी समथिंग वेरी न्यू व्हिच हैज डन वेरी वेल, इमीडिएटली कम अप, एंड समथिंग व्हिच हैज बीन अराउंड फॉर सम टाइम। मेरा सबसे बड़ा रीजन स्मॉल कैप्स की तरफ थोड़ा अट्रैक्शन होने का ये है कि स्मॉल कैप्स के अंदर बहुत सारे ऐसे नीश सेक्टर्स हैं जी जो कि लार्ज कैप के अंदर या फिर निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर नहीं है। नहीं, बिल्कुल। वहां पर आईटी को और जो बैंकिंग है उनको, फाइनेंस सेक्टर को काफी ज्यादा वेटेज दिया हुआ है, जो कि दैट इज नॉट द केस विद स्मॉल कैप इंडेक्स। जी सो आपका जो फंड है उसका मुझे थोड़ा कॉम्पोजिशन बताइए कि आपका जो एसेट एलोकेशन है किस किस सेक्टर में लगभग बिल्कुल। कितना है, एंड इसके पीछे का मुझे रीजन भी बताइए। देखिए आपने जो कहा ना, ये दिस वी डिड आवर स्टडी आरसेल्फ बिफोर वी लॉन्च्ड आवर एनएफओ, और मैं आपको कुछ डेटा पॉइंट शेयर करता हूँ। Okay. जैसे कि हमारा निफ्टी में एक भी रियल एस्टेट कंपनी नहीं है आज की डेट में, बट स्मॉल कैप मिड कैप में रियल एस्टेट का अच्छा खासा एक्सपोजर है। करेक्ट। सिमिलरली कैपिटल गुड्स
डिफेंस, रेलवेज, इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स का टोटल वेट निफ्टी में 4 से 5% के बीच में है, जबकि स्मॉल कैप में ये सारे सेक्टर्स कैपिटल गुड्स, पावर, रेलवेज, डिफेंस करीब 20% आता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपकी कैपिटल गुड्स अच्छा करेगी तो स्मॉल कैप में क्योंकि एलोकेशन उसका कहीं ज्यादा है तो आपको वहां पे ज्यादा मूवमेंट दिखेगा। सिमिलरली अगर आप कैपिटल मार्केट देखिए, कैपिटल मार्केट बोले तो एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, एएमसीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज, इनका भी निफ्टी में एक्सपोजर बहुत कम है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में 7-8% का एक्सपोजर है। ओके। तो कई सारे सेक्टर्स हैं, जैसे आप बोले सनराइज सेक्टर, अभी एक और नया सेक्टर है ईएमएस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। जैसे इंडिया में नई नई कंपनीज आ रही हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, है ना, पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग, उस एरिया में उसका निफ्टी में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। करेक्ट। सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इसका निफ्टी में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये नया ग्रीन एनर्जी जो पैराडाइम है, लेकिन स्मॉल और मिड कैप में आपको इसका रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो हम लोग ये एक वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स व्हाई यू शुड कम टू स्मॉल कैप स्पेस इज दैट जो नए सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, उसका रिप्रेजेंटेशन स्मॉल कैप इंडेक्स में कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू निफ्टी। तो वो एक आपको बेनिफिट है। जहां तक हमारे फंड का सवाल है कि मेरे एसेट स्मॉल कैप फंड, तो हमारा एक डाइवर्सिफाइड फंड है, वी आर प्रेजेंट इन ऑल द वेल परफॉर्मिंग सेक्टर्स। आज की डेट में करीब 20-22% का हमारा एलोकेशन बीएफएसआई स्पेस में है, जो कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, then non-lending companies. Okay. Then we have around 13-14% exposure in healthcare. Okay. जिसमें आपके hospitals, diagnostic labs, domestic pharma companies, CDMO, CMO companies which are focused to external markets. तो ये बहुत बड़ा एक allocation है। Capital goods, defense, railways, power, ये एक पूरा bucket मिला के 20% के करीब का एलोकेशन है। ओके। ऑटो में करीब 6-7% का, ऑटो एंड ऑटो एंसिलरीज। ओके। केमिकल्स में 6-7% का एलोकेशन है। ओके। आईटी में 6-7% का एलोकेशन है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी उसका एलोकेशन कम है। जो आपका जो पॉइंट था ना कि देखिए बैंकिंग और आईटी निफ्टी में ऑलमोस्ट 50% है, ये दो सेक्टर्स। स्मॉल कैप इंडेक्स में दोनों मिला के 27-28% है। राइट। 20-22% का फर्क तो सिर्फ वहीं आ जाता है। राइट। और कई सारे जो नए न्यू सेक्टर्स जो आप बोलेंगे वो यहाँ पे कहीं ज्यादा एलोकेशन के साथ अवेलेबल है। गॉट इट। अब सर थोड़ी बात फंड की भी करते हैं, अब मैं उसके बारे में बात करूं, बट उससे पहले मैं एक थोड़ा डिस्क्लेमर दे दूं कि हो सकता है कि जब मैं कंपनी के बारे में थोड़े क्वेश्चन पूछूं तो थोड़ा आई माइट कम आउट लिटिल बिट, व्हाट कैन आई से, मीन शायद, आई एम नॉट श्योर, बट ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ऑडियंस पूछती है। जी बिल्कुल। एंड हियर आई एम सिटिंग हियर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑडियंस। यस प्लीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछना मेरे लिए जरूरी है। बिल्कुल। और डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप उनका सही तरीके से आंसर करें। थैंक यू। तो सबसे पहले ही शुरू करते हैं रिटर्न से। जनवरी में ये फंड शुरू हुआ था जी, एंड अभी तक इसने ऑलमोस्ट 14.3 के आसपास का रिटर्न, जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से मैं बता पा रहा हूँ। सो वेयर डू यू थिंक कि आप अभी लाई करते हैं इंडस्ट्री के अंदर रिटर्न्स के मामले में? देखिए अभी इट्स वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, जैसे कि आपने बोला 5-6 महीने, मतलब इट्स नॉट इवन बीन 6 months, इट्स नॉट इवन 6 months, इट्स वेरी अर्ली डेज, बट आई थिंक वी एज ऑफ नाउ वी आर डूइंग वेल। आई थिंक वी विल बी इन द फर्स्ट क्वार्टाइल in the space and hopefully we can build on this. We've had a good start, right? So just to add to your question, जब हमने ये फंड किया था, NFO किया था, तो जनवरी में NFO चल रहा था, we were on the ground and you know try to market our products. जब लोग डरे हुए थे, इनफैक्ट मेरे को जब मैं उस पे था, मार्केटिंग टूर पे था, तो मेरे को मैसेज आते थे कि कांग्रेचुलेशंस यू हैव मेड द पीक ऑफ द मार्केट। और हम लोग उस टाइम भी बहुत क्लियर थे कि देखिए हम 1 साल के लिए फंड नहीं कर रहे हैं, ये फंड एक एसेंशियल पार्ट है वेल्थ क्रिएशन जर्नी का। हम तो खुद ही कह रहे हैं कि 5 साल का व्यू लेके आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, और जब आप 5 साल का व्यू लेते हैं तो शॉर्ट टर्म इतना मैटर नहीं करता। और हम लोग उस टाइम भी कह रहे थे अगर आप 100 रुपया इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 50 रुपया आप हमें अभी दीजिए, बाकी 50 रुपया आप स्प्रेड आउट कीजिए ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर। और आज हम बात करें तो कुछ जैसे आपने बोला 14-15% का रिटर्न है, उस टाइम से मार्केट्स आर सडनली टर्न अराउंड, सडनली मार्केट्स हैव स्टार्टेड मूविंग अप, एंड जो कि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि शॉर्ट टर्म में क्या होगा, बट वी कैन ओनली से कि आप अगर 5 साल का व्यू ले रहे हैं, अगर आपका बच्चा है जिसकी आप ग्रेजुएशन के लिए
बाहर कॉलेज भेजने के लिए, जिसकी शादी के लिए आप सेव कर रहे हैं, अगर आप अपना घर अपग्रेड करने के लिए सेव कर रहे हैं, या अगर आप अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं, मतलब आपके पास 5, 10, 15, 20 साल का होराइजन है, तो आपको ये एंट्री परफेक्ट टाइम करना इतना जरूरी नहीं है। और इसके लिए हमने तब भी कहा था कि प्लीज आप इसको देखिए 5 साल प्लस टाइम होराइजन से, और आज भी हम यही बात कह रहे हैं। करेक्ट। कि आप इसको 5 ईयर प्लस अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, आई थिंक यू कैन स्टिल इन्वेस्ट। आफ्टर द ये अपवर्ड मूव आफ्टर हाँ, दिस। so देखिए this again looks कि शॉर्ट टर्म में हुआ है, बट अगेन आई एम सेइंग शॉर्ट टर्म विल बी इररिलेवेंट, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपका आई बीन इन, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मैं 18 साल से मार्केट में हूं। पिछले 18 साल में मैंने कम से कम 5 या 6 25-30% के करेक्शन स्मॉल कैप स्पेस में देखे हैं। ठीक है। इनफैक्ट अगर आप अभी की बात करें, बहुत पहले की बात नहीं, 2018 में स्मॉल कैप इंडेक्स पीक हुआ था, जनवरी 2018 में। जनवरी 2018 से मार्च 2020 तक 50% का करेक्शन हुआ था इंडेक्स में। इंडेक्स में, इंडिविजुअल स्टॉक्स में कहीं ज्यादा। बट अगर आप कोविड लो जो 2000 मार्च 2020 का था, वहां से इंडेक्स भी ट्रिपल हो चुका है। राइट। और इंडिविजुअली स्टॉक्स और फंड्स ने तो उससे कहीं बेटर परफॉर्म किया है। राइट। तो मैं क्या कहना की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप मार्च में, हम लोग मार्च 2020 में हम ये मिले होते, तो 99% लोग यही क्वेश्चन ये होता कि अभी निकालें कि थोड़े दिन बाद निकालें, पैसा विड्रॉ करें। हाँ, अभी तो गिर रहा है। अभी तो गिर रहा है, लेकिन आइडियली अगर आप हाइंडसाइट में देखें तो मार्च 2020 बेस्ट टाइम था पैसा डिप्लॉय करने का। क्योंकि वहां से, जैसे मैंने बोला, मतलब 35-40% की कंपाउंडिंग तक लोगों को मिली है पिछले 5 साल में। लेकिन जब आप उस टाइम पीरियड में होते हैं तो फियर हमको ओवर पावर कर लेता है। मैं ये नहीं कह रहा कि गिरेगा नहीं या वोलेटिलिटी नहीं होगी, लेकिन आपको उस टाइम को यूज करना है, आपको उस करेक्शन को अपना दोस्त बनाना है। सिमिलरली जब जनवरी फरवरी में हम फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे, तो हम क्लियर थे कि हाँ करेक्शन है, हो सकता है 6 महीना चले या साल भर तक चले, या और करेक्शन कंटिन्यू करे। लेकिन अगर आप उस करेक्शन को एज अ बेस यूज करेंगे अपनी एंट्री कॉस्ट लोअर करने के लिए, तो आज से 3, 4, 5 साल के बाद आपको हाइंडसाइट में लिखेगा कि ये एक अच्छा टाइम था, जैसे कि कोविड का टाइम था। तो वो एक, हमें लगता है कि हमेशा वो थॉट को अपने बैकग्राउंड में रखना चाहिए। राइट। और इसीलिए आपने जनवरी में मतलब बिना डरे बेक ऑफ तरीके से लॉन्च कर दिया। हाँ, मतलब वी सेड कि यार वी आर लुकिंग एट अ 5 ईयर प्लस होराइजन, तो इट डज नॉट मैटर। अभी आपका पूरा का पूरा पैसा लगा हुआ है हाँ, सो हम लोग एज अ हाउस, हम लोग का फिलॉसफी बहुत क्लियर है कि हम लोग कैश कॉल नहीं लेते हैं। 1-2%, 3% थोड़ा बहुत आगे पीछे, बट उससे ज्यादा कैश कभी भी नहीं होता। वी आर फुली डिप्लॉयड। और ये शुरुआत में भी था, मुझे जितना पता है जी, जनवरी के अंदर भी आप फुल्ली। देखिए मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मेरा फंड NFO 31 जनवरी को उसका फर्स्ट डे था, और मेरा फर्स्ट डे ऑफ द फंड वाज द बजट डे, राइट, 1 फरवरी। करेक्ट। और बजट डे, यू नो कि एनीथिंग कैन हैपन। There could be a great announcement. Markets historically have moved 10% on budget days. So that day only we decided that we will deploy aggressively. And we were, I think, if I'm not wrong, in the month of February itself, we were invested more than 95%. बट सर क्यों, मतलब जब मार्केट गिर ही रहा था, हाँ, तो बहुत सारे अलग अलग बाकी फंड्स भी थे, correct. उनकी पोजीशन दिख रही थी कि उन्होंने 15% 20% तक कैश होल्ड कर रखा है, जी, बिकॉज दे वर वेटिंग कि एक अच्छा खासा डिप आ जाए। हाँ, डिप का जो बॉटम हमें दिखने लगेगा, हाँ, या मार्केट वापस बॉटम आउट होकर चलने लगेगा, दैट्स व्हेन विल डिप्लॉय द फंड, राइट। और ये अगर मिराई ने भी किया होता, हाँ, तो जो 14% का हमें रिटर्न अभी दिख रहा है, हाँ, डेफिनेटली उससे ज्यादा दिख सकता था। देखिए अभी I'll put it this way, we use the correction, क्योंकि करेक्शन तो जनवरी के मिड से शुरू हो गया था, राइट। तो मैं आपको एक मतलब एनेक्डोट बताता हूँ। मैंने जब फंड लॉन्च होने वाला था, उसकी प्रिपरेशन में आई क्रिएटेड यू कैन से अ शैडो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स व्हिच लुक इंटरेस्टिंग दिसंबर में, लेकिन कुछ उसमें से मैंने एक्सक्लूड कर दी कि ये बहुत महंगे हैं। बाय द टाइम जनवरी में करेक्शन शुरू हुआ और जब फरवरी में हमने पैसा डिप्लॉय करना शुरू किया, तो काफी सारे स्टॉक्स ऑलरेडी 20-30% गिर चुके थे, और वो कई सारे स्टॉक्स जो हमने एक्सक्लूड कर दिए थे, वो फिर से चॉइस सेट में वापस आने लगे, क्योंकि उनकी वैल्यूएशन कम होने लगी, और वो करेक्शन फेब में चला, मार्च में चला। तो वो हम, और उसमें इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस ओपन एंडेड फंड, आपके पास रोज पैसे आ रहे हैं, कुछ SIPs चल रही हैं, कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, तो अलोंग द वे हम इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। करेक्ट, राइट। तो जैसे कि मैंने बोला, बाय फरवरी एंड सेबी और रेगुलेटर गिव्स यू 1 मंथ टू डिप्लॉय द मनी।
एंड बाय फरवरी एंड वी वर 95% इन्वेस्टेड, और इसलिए जनवरी फरवरी में जो करेक्शन हुआ वो हम पूरा यूज कर पाए, और इसीलिए हमें हमारा मानना है कि हमारा एंट्री टाइमिंग बिकॉज ऑफ दैट करेक्शन हैपेंड एट अ फेयरली गुड लेवल. And anyways, like I said, we not to emphasize too much on that, because this after 3 years it will not look like a very big deal. But broadly what I'm saying is a lot of stocks had corrected 20, 30, 40% in that 2-3 months. Now coming to the question about cash, with industry may not just small cap funds, a lot of other funds, they take cash calls, and it's up to them because it's nothing right or wrong, it's individual style. But our view is sometimes markets turn around very quickly. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारा मार्केट बॉटम आउट हुआ 6 अप्रैल को, करेक्ट है ना. 6 अप्रैल को मार्केट क्यों बॉटम आउट हुआ? अगर आपको याद हो, उस टाइम में बहुत बड़ा न्यूज फ्लो था यूएस में, टैरिफ्स, ट्रम्प टैरिफ्स एंड ये सब. तो सडनली दे सेड वी आर डिफरिंग दिस बाय 3 months, एंड द होल ग्लोबल मार्केट स्टार्टेड रैलिंग. यस अभी वो उस दिन से होता, उसके एक दिन बाद होता या नहीं होता, ये तो अब आज हम हाइंडसाइट में कह सकते हैं कि ये हुआ, हो सकता है नहीं होता, या कोई और फॉर्म में होता, या 1 महीने के बाद होता. तो हमारा ये मानना है कि अगर इन्वेस्टर ने हमें इक्विटी एलोकेशन का पैसा दिया है तो इट इज फेयर टू द इन्वेस्टर कि आप उसको इक्विटी में इन्वेस्ट करिए. अगर इन्वेस्टर को उसको डिफर करना है, या उसको लिक्विड में रखना है, या डेट में रखना है, ये उसका कॉल है. एक बार ये पैसा एक इक्विटी फंड में डिप्लॉयमेंट के लिए आ गया है, then it is our duty and obligation to put that money to work in the equity asset. And of course, we have to manage the risk return at our end, which we are trying to do to the best of our capabilities. मेरा इसमें थोड़ा सा एक अलग व्यू है सर कि इन्वेस्टर को अगर पता है कि उसको पैसा मार्केट में कब डालना है जी. तो वो आई थिंक पैसिव फंड्स के अंदर डालेगा. लेकिन अगर इन्वेस्टर अपना पैसा एक्टिव फंड मैनेजर को दे रहा है तो आई थिंक वो ये ट्रस्ट करता है कि जो फंड मैनेजर है वो डिसाइड करेगा मेरे लिए, मेरे जी. पैसों के लिए जी. कि ये पैसे कितने और कब मार्केट में डिप्लॉय होने चाहिए थे. देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो एसेट एलोकेशन का क्वेश्चन है ना. कोई भी इन्वेस्टर जो है वो सिर्फ एक फंड में, एक एसेट में इन्वेस्ट नहीं करता है. करेक्ट. अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो पहला स्टेप ये होता है, जो कि आपके वेल्थ एडवाइजर या जो भी आपके बैंकर हैं वो आपको एडवाइस करते हैं नॉर्मली, कि आप 50-60-70% इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, 10% गोल्ड में कीजिए, 20% फिक्स्ड में. जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, देयर इज नथिंग हार्ड कोडेड अबाउट दिस, आपकी इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से. और फिर विद इन द इक्विटी एलोकेशन आपका जैसे 60-70% इक्विटी में एलोकेशन है, तो उसमें बोलेंगे 10-20-25% आप स्मॉल कैप में कीजिए, बाकी डाइवर्सिफाइड फंड में कीजिए, कुछ लार्ज कैप में कीजिए. उस तरीके से एलोकेशन डिसाइड होता है. और कई बार इन्वेस्टर्स SIP कर रहे होते हैं. तो जैसे आपके पास 100 रुपीज आपने इन्वेस्ट करना है स्मॉल कैप में, और आपने मुझे 10 ही रुपया दिया है इस महीने, आप 10 अगले महीने देने वाले हैं. करेक्ट. तो अब वो 10 में से भी अगर मैं 5 रुपया कैश में रख लेता हूँ तो मैंने आपका ऑब्जेक्टिव डिफीट कर दिया, क्योंकि आपके पास एनीवेज 100 रुपीज आप करने वाले हो, आपने 10 ही दिए हैं, आप एनीवेज एवरेज कर रहे हो, है ना. तो अगर आप वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या अगर क्या कहते हैं SIP प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमारा ये मानना है, ऑफ कोर्स डिफरेंट फंड मैनेजर्स, डिफरेंट फंड हाउसेस कैन हैव देयर ओन philosophy and way of thinking about Correct. it, but our view is once the money has come as an allocation either through SIP or a lump sum investment, we would want to ideally invest it in the fund. फिर उसके ऊपर ऑफ कोर्स आपकी स्ट्रेटजी है टू फाइंड आउट द बेस्ट Yes, and risk management हम अपने एंड पे करें. सर एक क्वेश्चन और है, दैट इज पी. अब स्टॉक्स का पी तो समझ में आता है, व्हाट इज प्राइस टू अर्निंग. फंड्स का पी कैसे निकलता है, क्या होता है, और अपने इस फंड का क्या पी है? देखिए, ये इंडिकेटिव मेजर है. कैसे निकालते हैं? जैसे कि हम लोग निकालते हैं इंटरनली अपना मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपके जितने भी स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में, आपका उन सब का एक कोई पीई है ना. उनका आप नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर का अर्निंग्स ग्रोथ निकालेंगे, EPS निकालेंगे, उसके बेसिस पे आप पी कैलकुलेट करेंगे. और एक आपका वेट है स्टॉक का पोर्टफोलियो में, तो वेटेड एवरेज पी आप निकाल सकते हैं. ओके, है ना. तो दैट इज हाउ यू गेट, जैसे कि निफ्टी कोई भी इंडेक्स है, हाँ, वो फ्री फ्लोट बेसिस पे उसमें कैलकुलेट होता है. सिमिलरली जैसे इंडेक्स में होता है, उसी तरह आप फंड का भी निकाल सकते हैं, है ना. तो दैट इज मोर फ्रॉम अ इंटरनल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ओवर द फंड. जैसे हम लोग 3-4 पैरामीटर में बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूँ, जिसको बोलते हैं हम इम्पॉसिबल ट्रिनिटी. अब इम्पॉसिबल ट्रिनिटी क्या है, कि आपको ग्रोथ हाईएस्ट रखना है अर्निंग्स का,
Okay. यू वांट हाई अर्निंग्स ग्रोथ, टिपिकली Okay. 15-20-22% जो भी आ रहा है, वो आपको आरओईज जो कि एक रिफ्लेक्शन है कैपिटल एफिशिएंसी का, वो आपको 15, 16, 17, 18 जहां तक ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है वो आपको रखना है। 18 अगेन वेटेड, मतलब 15 डिपेंड स्मॉल कैप में करता तो है, हो भी सकता है। हो सकता है तो Right. 15, 16, 17, 18 जो भी आ रहा है ब्लेंडेड बेसिस पे। Okay. तो ब्लेंडेड पोर्टफोलियो का ग्रोथ हाईएस्ट रखना है, ब्लेंडेड पोर्टफोलियो का आरओई हाईएस्ट रखना है, पीस लोएस्ट पॉसिबल रखना है। तो ये इम्पॉसिबल ट्रिनिटी है, तो इसमें गिव और टेक है। कई बार आपको पता है कि यार पी थोड़ा ज्यादा है इस कंपनी का, लेकिन इसमें ग्रोथ बहुत अच्छा है, करेक्ट। तो मैं ट्रेड ऑफ वो एक लेना है। और जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि हाई ग्रोथ कंपनीज होंगी, और कुछ लेकिन हाई ग्रोथ कंपनीज टिपिकली कम विद हायर मल्टीपल्स, हायर वैल्यूएशन। कुछ साइक्लिकल टर्न अराउंड स्टोरीज होंगी जो पी पे चीप होंगी, लेकिन उनका फ्यूचर पोटेंशियल ज्यादा रहेगा। तो आप पोर्टफोलियो में एक बैलेंस अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये 3 वेरिएबल्स एट अ पोर्टफोलियो लेवल बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूं, और इसका बैलेंस बनाना इज द इवेंचुअली द गोल। इस अपने फंड का पी कहाँ स्टैंड करता है? देखिए अभी वी आर लुकिंग एट 27 बेसिस पे, FY 27 बेसिस पे 21-22 टाइम्स अर्निंग्स ग्रोथ एंड अराउंड 21-22 पी, ब्रॉडली द सेम ये है। और हमारा एवरेज आरओई इज अराउंड 17%, वेटेड एवरेज। 17%. तो ये है मेरा बेस्ट, जो कहते हैं 20-20-20 एस्पिरेशन, 20-20-20 अगर है तो आप अच्छा काम कर रहे हो। अब मेरा एक लास्ट सवाल आपसे सर ये है, पिछले कुछ महीनों में जो ये मार्केट का डाउनफॉल है, जिसको हम कब से डिस्कस कर रहे हैं इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर, एंड आई थिंक ये करना भी चाहिए क्योंकि बहुत हॉट टॉपिक रहा है बहुत टाइम तक। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए निकले हैं FIIs के हिंदुस्तान से जी, और इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ही काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, तीनों के ऊपर ही। बट फिर भी अब जब मार्केट ऊपर जा रहा है, उस डर की वजह से ये चीज देखने में आती है कि नाउ पीपल आर ट्रस्टिंग लार्ज कैप मोर। ओके, क्योंकि उनको पता है कि दीज आर द एलिफेंट्स ऑफ द मार्केट, ये अप्स एंड डाउन्स आ भी जाएंगे तो भी ये 20% से ज्यादा गिरने वाले नहीं है, इनमें पैसा डाल दो, सेफ है, हम भी ठीक रहेंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट भी ठीक रहेगी, हमारा जो मानसिक संतुलन है वो भी ठीक रहेगा। लेट्स पुट द मनी इन द लार्ज कैप्स, इट विल बी सेफ, विल बी गुड इन द लॉन्ग टर्म। स्मॉल कैप की हालत भी काफी ज्यादा खराब हुई थी, मतलब वॉल्टिलिटी ऑफ कोर्स उनमें ज्यादा है, तो एक टाइम पे तो दे वर ब्लीडिंग। बिल्कुल ऐसे सिचुएशन में व्हेन पीपल आर स्कैर्ड, नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक, हाउ डू यू कन्विंस पीपल कि नहीं नहीं लार्ज कैप वगैरह भी ठीक है बट स्मॉल कैप के अंदर पैसा डालो? ये रीजन जो आपने मुझे बताया जी, हाई रिवॉर्ड है, डाइवर्सिफिकेशन है, ये सब कुछ है, बट जो वो पैसा गिरने लगता है ना सर, तो ये लॉजिक्स का दिखते ही नहीं है जी। ये देखिए बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, और क्या होता है कि ह्यूमन इमोशंस प्ले अ बिग रोल इन इन्वेस्टमेंट, वेरी बिग रोल, है ना। तो जब भी आप देखते हैं कि वोलेटिलिटी ज्यादा है, जब भी आप देखते हैं ड्रॉ डाउन है, आपका पोर्टफोलियो आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, वो 80 हो गया, 75 हो गया, 70 हो गया, तो ऑब्वियसली एक कंसर्न आता है जो कि वैलिड कंसर्न है। तो उसकी बेसिस पे आई थिंक इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड एजुकेशन प्लेज अ वेरी बिग रोल, एंड आई थिंक एज अ इंडस्ट्री हैज बीन वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दैट। कि जैसे मैंने आपको स्पाइडरमैन वाला एग्जांपल दिया था कि भाई विद ग्रेट पोटेंशियल ऑफ ग्रेट रिटर्न्स विल कम पोटेंशियल फॉर ग्रेट वोलेटिलिटी, एंड द डे यू आर इन्वेस्टिंग इन अ स्मॉल कैप फंड, प्लीज understand, accept that you will see 20-30% kind of a drawdown will happen at some point in your journey. तो इसीलिए जब आप आए तो प्लीज 5 साल का व्यू लेकर आए। दूसरा, जब ये चल रहा होता है, जब ये करेक्शन, बड़े डीप करेक्शंस चल रहे होते हैं, तो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आपको कई बार इन्वेस्टर्स क्या होते हैं कि डिस्प्रपोर्शनेट एलोकेशन तो हमने एक एसेट क्लास में नहीं कर लिया, क्योंकि क्या हुआ पिछले 5 साल में, बिकॉज स्मॉल कैप्स डिलीवर्ड द हाईएस्ट रिटर्न, तो इन्वेस्टर्स का एलोकेशन भी थोड़ा सा बायस्ड हो गया, क्योंकि दे वर डूइंग सो वेल। तो जब भी नया फंड ले रहे थे हम, कहीं ना कहीं स्मॉल कैप या मिड कैप ले रहे थे। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ ऑप्टिमल, यदि टिपिकली पोर्टफोलियो में 20, 25, 30% स्मॉल कैप में होता है, कुछ क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में 40, 50, 60% तक था। इसकी वजह से वो उनका इम्पैक्ट ऑन ड्यूरिंग द फॉल ऑन द 100 रुपी पोर्टफोलियो वुड हैव बीन लार्जर। But I think what has happened in the last few years, our investors, because I think there's a lot of education, podcast, learnings, or internet ke through, the knowledge disseminates very fast. And this time, the new age of investors who have come in the for 20 years, 30 years, 35 years, they've understood that they have understood that volatility is part of the game. In fact, just to know, आपका एक कॉन्ट्रा इंडिकेटर आपको मैं बोलूं कि ये महीने, जून के महीने में भी और पिछले 6 महीने में
स्मॉल कैप फंड्स में इनफ्लो कभी रुका नहीं. इनफैक्ट जो महीने में 20, 25, 30 हजार करोड़ के इनफ्लो आ रहे हैं, उसका 20 से 25% इनफ्लो स्मॉल कैप फंड में मेंटेन्ड है. एज ए इंडस्ट्री वाइड बोल रहा हूं मैं. और यही वजह है कि हमने इतनी वोलेटिलिटी में भी जब एनएफओ किया तो पीपल वर विलिंग टू गिव अस द मनी. तो एक ये चेंज है इन इन्वेस्टर बिहेवियर. आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम चेंज. एंड हमें लगता है कि धीरे धीरे people are understanding that if you're 1 year bucket, you need a different asset class. 1 to 4 year, 5 year bucket, you need a different asset class. 5 year plus, you need a different asset class. और अगर आपकी drawdown झेलने की क्षमता है, then obviously this asset class makes a lot of sense. तो वो एक हम जर्नी में हैं, उस जर्नी में, and हम उसमें जर्नी में आज कहीं आगे हैं as compared to 5 years back. And I think वो रिफ्लेक्ट भी होता है जब आप, जैसा कि आपने कहा कि you're 100% invested in the small cap, आपने 1% का सिर्फ कैश होल्ड करके रखा है. जी. So it actually shows कि कितना conviction है in the market. All right, sir. I think that's all. Thank you so much for your time, and I really hope कि हम थोड़ी बहुत आपकी खातिरदारी कर पाए होंगे. Thank you so much for having me. It was a great and very delightful conversation. Yes. I hope I could add some value to your investors audience, and thank you so much again. Definitely, definitely. बहुत बहुत मजा आया सर. Thank you so much. Thank you. Thank you. Absolute pleasure and absolute honor having you here on the show. Thank you. So well, ये था पूरा का पूरा podcast with Mr. Varun Goel of Mirai Asset Management. And आपको कैसा लगा ये पूरा का पूरा podcast? Let us know in the comment section below. आपके क्या questions हैं? क्या ऐसी queries हैं जो हम और answer कर सकते हैं? I hope sir आप भी हमें help करेंगे with the comments. Yes. And ऐसे और किन topics पे हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा podcast लेके आ सकते हैं? Let us know in the comment section below. और मैं आपसे ऐसे ही अगले informative content के साथ मिलूंगा. Till then, keep learning, keep trading and investing with Dhan. और अगर अभी तक आपने धन का ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, हमारे साथ अकाउंट नहीं खोला है, so Dhan app's link is in the description and in the pinned comment. So download it right now. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.